नमस्कार बच्चों। आज अपने 5वें लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स या क्लोनिंग वाहक। हम पढ़ रहे थे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तथा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स या क्लोनिंग वाहक। ये क्लोनिंग वाहक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर बात करूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, पर क्योंकि आपको बेसिक जानकारी होनी आवश्यक है क्लोनिंग वाहक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने इसको बहुत संक्षिप्त में इसको बढ़ाने का प्रयास किया है। क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज प्रथम लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में भी हम क्लोनिंग वेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स या क्लोनिंग वाहक। A cloning vector is a genome that can accept the target DNA and increase the number of copies through its own autonomous replication। देखिए, इसको हम अगर परिभाषा को ध्यान से समझें और कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक क्लोनिक वेक्टर एक ऐसा जीनोम है जो कि टारगेट डीएनए को एक्सेप्ट करेगा। मतलब इसके अंदर जो हमारा टारगेट डीएनए कौन सा डीएनए है, जिस डीएनए को हमको ट्रांसफ़र करना है किसी अन्य सजीव में, तभी जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। तो जो टारगेट डीएनए को एक्सेप्ट करेगा एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपीज़, और साथ ही में अपने स्वयं की प्रतिकृति, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपीज थ्रू इट्स ओन ऑटोनमस रेप्लिकेशन। तो ये ऐसा जीनोम है जो कि पहली बात तो क्या है, टारगेट डीएनए को एक्सेप्ट करता है, और दूसरा ये है कि जो स्वयं अपनी प्रतिकृति के साथ में टारगेट डीएनए को भी प्रतिकृत करता है। इट ऑल्सो रेप्लिकेट टारगेट डीएनए विथ इट्स ओन ऑटोनमस रेप्लिकेशन। समझे आप? 2 बात है। पहला क्या कि वह टारगेट डीएनए को लेने की क्षमता, उसको एक्सेप्ट करने की या उसको अपने आप में जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, उसका रेप्लिकेशन करने की भी क्षमता होनी चाहिए या प्रतिकृति करने की क्षमता भी होनी चाहिए। वेक्टर्स दैट आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग आर प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। अगर हम नेचुरल या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वेक्टर्स की बात करें तो सामान्यतया प्लाज्मिड्स, आप सबने प्लाज्मिड का नाम सुना हो तो होगा, ये होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के अतिरिक्त जो इनका जेनेटिक डीएनए होता है उसके अतिरिक्त जो एक डीएनए पाया जाता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा है बैक्टीरियोफेजेस या जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी ऐसे वायरस होते हैं जो कि जीवाणु पर अटैक करते हैं। तो ये भी एक प्रकार के क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग वाहक, फिर तीनों एक ही चीज़ है, उसका कार्य करते हैं। तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस। ये वाला डायग्राम मैं आपको स्टार्टिंग में एक बार और समझा चुकी हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग व्हीकल्स, तो ये डायग्राम बहुत सही तरीके से यहाँ फिट बैठता है कि आपको समझने में आसानी होगी क्लोनिंग व्हीकल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कोशिका नज़र आ रही है, ई कोलाई की। ये बैक्टीरियम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बैक्टीरिया की कोशिका है। बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर हम देख रहे हैं येलो कलर का एक प्लाज्मिड है जो कि स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है। ये प्लाज्मिड हम मान के चल रहे हैं कि इट इज़ आवर क्लोनिंग व्हीकल, ये हमारा क्लोनिंग वाहक है। ये प्लाज्मिड को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो आपको कैंची के शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिनोट कर रहे हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटे गए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के पश्चात इसमें जो पिंक कलर का आपको डीएनए दिख रहा है, ये एक टारगेट डीएनए है। अगर इस डायग्राम की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन डीएनए है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, वो वाला मान लीजिए हमने डीएनए इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, किसमें? प्लाज्मिड में। तो इस प्रकार से जब ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद में पुनः इस प्लाज्मिड को हमने ई कोलाई की कोशिका में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। प्लाज्मिड किसी डीएनए को किसी जीवित कोशिका में ट्रांसफ़र करना इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 4, जिसमें कि जीवाणु की कोशिका के अंदर प्लाज्मिड, जिसके अंदर
फॉरेन डीएनए है जिसको हम रिकम्बिनेंट या पुनर्योजी प्लाज्मिड कहते हैं। नाम बता रहा है पुनर्योजी, मतलब जो पुराने कॉम्बिनेशन थे उसमें से कुछ नया हो गया है, तो ये हो गया पुनर्योजी प्लाज्मिड। ये संपूर्ण प्लाज्मिड क्या कार्य कर रहा है? क्लोनिंग व्हीकल, क्योंकि ये वाहक का कार्य करता है। किसका वाहक है ये टारगेट डीएनए का वाहक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप ई कोलाई की कोशिका वृद्धि करेगी वैसे वैसे आपका अपने आप जो टारगेट डीएनए है पिंक कलर का वो भी वृद्धि कर रहा है, उसकी भी आप देख रहे हैं कॉपीज़ बन रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वाहक ने क्या किया, पहली बात फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट किया। स्टेप नंबर 3 देख रहे हैं आप, फॉरेन डीएनए इसमें आ गया टारगेट डीएनए। और दूसरी बात यहाँ पे उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी होती है, अपने स्वयं के रेप्लिकेशन के साथ साथ वह टारगेट डीएनए का भी रेप्लिकेशन करता रहता है। तो ये बात हुई। देन डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ क्लोनिंग व्हीकल्स। क्लोनिंग व्हीकल्स के कौन कौन से डिस्टिंक्ट फीचर है, अगर उसकी हम बात करें कौन कौन से इनके लक्षण होते हैं या विशेषताएं होती है, तो पहली विशेषता ये होती है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अंदर एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। दूसरा होता है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। और चौथा होता है स्मॉल साइज़। ये 4 चीज़ें आपको याद करनी है, इनको मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। पहली बात है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब होता है डीएनए की प्रतिकृति करना। प्रतिकृति हो मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण होना। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अगर आपने डीएनए की प्रतिकृति पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो दोबारा आप एक बार देखिए उसे, कि उसमें होता है कि एक स्थान जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है उसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये इसकी आवश्यकता बहुत अनिवार्य रूप से होती है प्रतिकृति करने के लिए। तो अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जगह डीएनए में नहीं है तो उसकी प्रतिकृति नहीं होगी। और जितना अधिक स्ट्रॉन्ग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जितना मजबूत होगा ये, उतना अच्छे से डीएनए की प्रतिकृति होगी। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत आवश्यक है किसमें? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मतलब होता है कि जिसके द्वारा हम किसी का चयन कर पाएँ। मार्कर आप जानते हैं, मार्कर किसी को विभेदित करना हो, दूसरों से तक दिखाना हो तो उसको कहते हैं जीन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टारगेट डीएनए है वह क्लोनिंग व्हीकल में ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर क्लोनिंग व्हीकल स्वयं ई कोलाई की कोशिका में ट्रांसफ़र हो चुका है? क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने हाथ से नहीं कर रहे हैं कि आपने फोर्सेप्स से उठा के काम ये कर लिया। ये सब चीज़ें टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। आपने टेस्ट ट्यूब में सारा मिक्सचर डाल दिया, अब आपको नहीं पता है कि इसमें टारगेट डीएनए जुड़ा या नहीं जुड़ा, या फिर प्लाज्मिड जो है वो ई कोलाई की कोशिका में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। तो उसका पता लगाने के लिए कुछ मार्कर जीन्स होते हैं, मतलब उन जीन टारगेट जो जीन है, जैसे इंसुलिन का जीन है मान लीजिए, तो उसके साथ में कोई जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया जो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस डाल दिया, तो आप क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर ई कोलाई की कोशिका को आप ग्रो करेंगे किसके अंदर? एंटीबायोटिक वाले मीडियम, जिसमें आपका कोई एंटीबायोटिक होगी मिली हुई टेट्रासाइक्लिन, उस वाले मीडियम में उसको ग्रो करेंगे। और जब आप देखेंगे कि वहाँ पे कोशिका ग्रो कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर एंटीबायोटिक से के प्रति प्रतिरोधकता है, और इसका मतलब इसमें टारगेट डीएनए भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। आगे आपको और बताऊंगी किस प्रकार से होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये बात हुई पहचान करने के लिए आपको कि हमारी रिकम्बिनेंट पुनर्योजी प्लाज्मिड प्राप्त हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है ऐसी साइट जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, आपको बता चुकी हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। ये एक स्पेसिफिक स्थान पर ही काटते हैं, तो वो अगर साइट ही नहीं है तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट एंजाइम की काटने की जगह ही नहीं होगी। चौथा है स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ मतलब इनका आकार छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा आकार होगा उतना ही इनको टैकल करना या इनको संभालना या इनको यूज़ करना आसान रहता है। तो इनका आकार लगभग 10 kb से छोटा होना चाहिए, 10 किलो बेस पेयर से छोटा होना चाहिए। तो ये है, पहला क्या है, वापस रिपीट कर रही हूँ, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तीसरा है रेस्ट्रिक्शन साइट। और चौथा है स्मॉल साइज। ये 4 मुख्य गुण बोल लीजिए या लक्षण बोल लीजिए किसके होते हैं? क्लोनिंग व्हीकल के। मुझे आशा है कि आपको ये चारों समझ में आ गए, क्योंकि अगर ये चारों समझ में नहीं आए तो फिर आप क्लोनिंग व्हीकल को नहीं समझ पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे से समझें। अब जो चीज़ समझने की और है इम्पॉर्टेंट,
वो है कि आप ये समझ पाएँ कि ट्रांसफॉर्म्ड और रिकम्बिनेंट सेल क्या होती है, क्योंकि बार बार में इन शब्दों का प्रयोग होगा कि भाई रिकम्बिनेंट मतलब पुनर्योजी, ट्रांसफॉर्म्ड मतलब रूपांतरित। अब इसके अंदर रूपांतरण और रिकम्बिनेशन के अंदर क्या अंतर है और कि कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ वेक्टर इज़ ट्रांसफर्ड इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। यदि वाहक किसी कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। जैसे कि प्लाज्मिड को यदि आपने ई कोलाई की कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है तो इसको हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म्ड। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ केमिकल्स काम में ले सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिस पे हम नहीं जाएंगे डिटेल में, पर ये आप समझिए कि एक प्लाज्मिड था, उसको हमने ई कोलाई की कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। देन अगर वेक्टर उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, अगर कोशिका के अंदर वेक्टर आ गया है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका हो गई, और अगर उसमें वेक्टर नहीं पहुंचा है तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका या अरूपांतरित कोशिका। अब दूसरी बात है रिकम्बिनेंट। जैसे अगर हमने इस डायग्राम में देखा था कि यदि पिंक कलर का जीन आ गया है तो ये हो गया रिकम्बिनेंट, और यदि पिंक कलर का जीन नहीं जुड़ पाया है किसी कारण से तो वो हो गया नॉन रिकम्बिनेंट। मतलब एक है पुनर्योजी और दूसरी है जो कि अपुनर्योजी है, जिसमें कोई किसी प्रकार का पुनर्योजन नहीं हुआ है। तो ये बात हुई रिकम्बिनेंट की एंड नॉन रिकम्बिनेंट। अब आपको कौन सी कोशिका चाहिए? आपको ऐसी कोशिका चाहिए जिसमें प्लाज्मिड भी है और जिसमें कि आपका फॉरेन जीन भी है, समझ रहे हैं आप, जिसमें वो पिंक कलर वाला जीन भी है और जिसमें साथ में आपका प्लाज्मिड कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र भी हो गया है। आपको वो कोशिका चाहिए, तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड तथा रिकम्बिनेंट वेक्टर, ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका जिसके अंदर रिकम्बिनेंट वेक्टर है वो कोशिका चाहिए। कैसे? वापस समझा देती हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल डायग्राम है लेकिन आप समझिए ऐसे। ये ब्लू कलर का एक वेक्टर है, इसमें हमको रेड कलर का एक फॉरेन डीएनए ट्रांसफ़र करना है। हमने एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाया तो हो सकता है कि वो फॉरेन जीन उसमें जुड़े और हो सकता है कि फॉरेन जीन उसमें नहीं जुड़े। अगर फॉरेन जीन जुड़ गया तो ये बन गया रिकम्बिनेंट, रेड कलर का जीन जुड़ गया ब्लू कलर के जीन में, प्लाज्मिड में, और अगर फॉरेन जीन नहीं जुड़ा तो ये बन गया नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का है रिकम्बिनेंट, पर अभी हमारे काम का हम निकाल नहीं सकते क्योंकि टेस्ट ट्यूब में तो दोनों प्रकार के प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफ़र किया किस में? ई कोलाई की कोशिका में। कैसे किया? हमने ई कोलाई की कोशिका भी मिला दी उसी टेस्ट ट्यूब में कि अब वो प्लाज्मिड जाके जुड़ जाएगा। अब ई कोलाई की कोशिका डालने के बाद भी हमको 3 प्रकार की कोशिकाएँ प्राप्त हुई। पहली कोशिका जिसमें कि प्लाज्मिड, किसी भी प्रकार का प्लाज्मिड, चाहे वो रिकम्बिनेंट हो या नॉन रिकम्बिनेंट हो, किसी भी प्रकार का प्लाज्मिड प्रवेश नहीं कर पाया, इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका। दूसरी प्रकार की कोशिका जिसके अंदर प्लाज्मिड ने प्रवेश तो किया पर वो प्लाज्मिड जो था वो नॉन रिकम्बिनेंट था, मतलब जिसमें किसी प्रकार का फॉरेन डीएनए नहीं था। इस प्रकार की कोशिका क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉन रिकम्बिनेंट। ये वाली कोशिका भी हमारे काम की नहीं है। तीसरे प्रकार की कोशिका जिसमें कि प्लाज्मिड ने प्रवेश किया, साथ में रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड ने प्रवेश किया, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकम्बिनेंट सेल। तो हमारे जो काम की है वो तीसरे नंबर की है, जिसमें रूपांतरण भी हुआ है और जिसमें पुनर्योजन भी हुआ है। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं, मेरे को आशा है कि आप कम से कम ये समझ गए हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड क्या होता है और रिकम्बिनेंट क्या होता है, रूपांतरण क्या होता है और पुनर्योजन क्या होता है, और ये भी समझ चुके हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमको फॉरेन जीन चाहिए, एक वेक्टर चाहिए जो क्लोनिंग व्हीकल होता है, और उसका ट्रांसफॉर्म्ड एक कोशिका होती है जिसको हमको ट्रांसफॉर्म्ड करना है, और जो वेक्टर होना चाहिए वो रिकम्बिनेंट होना चाहिए। तो ये है एक बहुत बेसिक चीज़। क्लोनिंग व्हीकल को पढ़ने से पहले आपको इन सबको जानना बहुत अधिक आवश्यक था। अभी हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स,
कि विभिन्न प्रकार के जो क्लोनिंग व्हीकल्स होते हैं या वेक्टर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको दो जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला है प्लाज्मिड और दूसरा है बैक्टीरियोफेज। अब प्लाज्मिड जो नेचुरल मिलता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी होती है जिसको ख़त्म करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाए गए। उन्हीं के एग्जांपल हम पढ़ेंगे, जैसे कि PBr322। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे जो P है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि P फॉर प्लाज्मिड। PBr322, PUC19, ये कुछ उदाहरण हैं प्लाज्मिड वेक्टर के, इनको हम पढ़ेंगे आज ही। देन बैक्टीरियोफेज वेक्टर लगभग 15 KB साइज़ के होते हैं। कॉस्मिड वेक्टर्स जिनको 25 से 45 KB साइज़ के होते हैं। देन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ये नाम बता रहा है इनका कि ये जस्ट लाइक क्रोमोसोम होते हैं। ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, पैक P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन हैक ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बेटा आपको ये सारे याद नहीं करने हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, जितना संक्षिप्त में हो सकता है उतना याद करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि अब प्लाज्मिड क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो इसमें हम ये दोनों पढ़ेंगे, PBr322 तथा PUC19। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं PBr322। अगर आप इसमें कुछ और याद करने में आपको दिक्कत है तो कम से कम आप ये डायग्राम याद कर लीजिए। इस डायग्राम में इसकी सारी डिटेल दे रखी है कि ये किस प्रकार का होता है। सबसे पहली बात हम करेंगे कि इसका नाम P प्लाज्मिड, BR है कि जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था बॉलीवर तथा रॉड्रिगेज, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। सो PBr322 जो है वो है इसका स्ट्रेन नंबर मतलब कि कौन से नंबर पे इसको खोजा गया था, तो PBr322। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी साइज़, जो मिडल में आप इसके सेंटर में आप देखेंगे लिखा हुआ है 4363 बेस पेयर, 4363 बेस पेयर इसकी है साइज़। तो पहली बात हो गई इसका नाम, दूसरी बात हो गई, दूसरा पॉइंट है इसकी साइज़ 4363 बेस पेयर। अब हम आते हैं कि जो हमने प्लाज्मिड के कैरेक्टर्स, क्लोनिंग व्हीकल्स के कैरेक्टर पढ़े थे, पहला क्या पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, करेक्ट। तो पहला चीज़ हमने इसमें डाल दिया। दूसरा है हमने पढ़ा था उसके अंदर कि सेलेक्टेबल मार्कर के लिए हम किसी प्रकार की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो काम में लिए हुए हैं, एक है एम्पीसिलिन, AMPR दिख रहा है आपको पिंक कलर में, और दूसरा है TETR। AMPR मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो हमने ये दो रेजिस्टेंस जीन काम में ले लिए, तो सेलेक्टेबल मार्कर भी आ गया। अब इसके अतिरिक्त हमने उसमें पढ़ा था कि उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए, तो साइज़ तो इसका स्मॉल है ही ऑलरेडी। ओके, वापस मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक थे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मार्कर जीन एंड स्मॉल साइज़ के अलावा रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स नज़र आ रही है, जैसे कि PST1, PVU1, ये सब क्या EcoR1 मैं आपको बता चुकी हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें किस प्रकार से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे फॉरेन जीन इसमें जाता है और कैसे काम करता है, तो वो सब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। देखिए किस प्रकार से क्लोनिंग होती है, आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे वही PBr322 जिसमें एक TC मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट है, और यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, दो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के पार्ट। सबसे पहले हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा। अब ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट्स होगी जहाँ पे ये काटता है, तो वहाँ तो हमने BAMH1 से इसको डाइजेस्ट किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और इसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने फॉरेन जीन को काटा, जो कि भी जो रेड कलर में दिखाया गया है।
फिर इन दोनों को मिक्स किया तो हमको दो प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले, जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। कौन कौन से? पहला नॉन रिकम्बिनेंट जिसमें कि कोई फॉरेन जीन नहीं आया है, और दूसरा है रिकम्बिनेंट जिसमें हाइब्रिड बोला जिसको हमने, जिसमें फॉरेन डीएनए है। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने इनको पहचानने के लिए ट्रांसफॉर्म जितनी भी कोशिका थी उनको हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम है उस पर ग्रो किया। देख रहे हैं आप? अब क्या होगा? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो दोनों में है, तो एम्पिसिलिन पे तो दोनों ग्रो करेंगे, चाहे वो रिकम्बिनेंट हो, पुनर्योजी है अथवा नहीं है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे कौन ग्रो करेगा? केवल वो जो कि नॉन रिकम्बिनेंट है। देख रहे हैं आप? क्योंकि जिसके अंदर अगर टेट्रासाइक्लिन के बीच में एक रेड कलर का फॉरेन जीन जो डाल चला गया है, तो उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब काम नहीं करेगी और ये वाले जीवाणु टेट्रासाइक्लिन पे प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। तो आप पहचान जाएंगे कि जो कॉलोनी जीवाणुओं की मर रही है या आगे जीवित नहीं रह पा रही है, तो इसका मतलब फॉरेन जीन उसी कॉलोनी में है और आप उसको आइसोलेट कर सकते हो, फिर उसको आगे आप ग्रो कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, रूपांतरण हुआ है या नहीं, उसके लिए आप चेक करेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में उसको ग्रो करके। क्योंकि अगर प्लाज्मिड में जो ये वेक्टर है उसके अंदर क्या है? AMPR मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जीन है, दोनों में ही है। तो अगर प्लाज्मिड इकोलाई की कोशिका में आया है, इसका मतलब वो एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उनमें प्रतिरोधकता आ गई है। और अगर प्लाज्मिड नहीं आया है तो वो अगर उसमें प्लाज्मिड आ गया है तो वो एम्पिसिलिन पे ग्रो करेंगे इजीली, और अगर उसमें प्लाज्मिड नहीं आया है तो वो एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं करेंगे। उसी प्रकार से टेट्रासाइक्लिन पे यदि वो ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब वो नॉन रिकम्बिनेंट है, उसमें फॉरेन डीएनए नहीं है। और यदि वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें फॉरेन डीएनए है। तो इस प्रकार से हम इसको काम में लेते हैं। तो आप डायग्राम द्वारा समझेंगे इसको आसानी से और आप आगे समझा पाएंगे। दूसरा जो प्लाज्मिड महत्वपूर्ण है वो है PUC19। यहाँ पे भी P का मतलब है प्लाज्मिड और UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ पे कि इसको डिस्कवर किया गया था। 19 वो नंबर है जिस नंबर पे इसको डिस्कवर किया गया था। साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ होती है 2686, 2686 बेस पेयर, जो बिल्कुल मिडल में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 2686 बेस पेयर। अब अगर बात करें सबसे पहले ऑरिजिन, तो ऑरिजिन तो इसमें भी है। रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन था उसकी जगह केवल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट AM पे दिख रहा है आपको, वो है। जो एक्स्ट्रा आया है वो क्या आया है? वो है लेग-Z अल्फ़ा, और उसके अंदर पॉलीलिंकर भी है। पॉलीलिंकर क्या होता है? पॉलीलिंकर मतलब ऐसी छोटी सी साइट जिसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, मतलब लगातार बैक टू बैक जिसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, एक लाइन होगी ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स की, तो वो है पॉलीलिंकर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधा पॉलीलिंकर जोड़ दें। अब लेग-Z अल्फ़ा क्या है? लेग-Z अल्फ़ा ऐसा जीन है जो कि अपने कलर द्वारा अपनी उपस्थिति या अनुपस्थिति बता देता है। ओके, कैसे बताएगा वो आपको मैं आगे बताती हूँ डिटेल में। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आप देख पा रहे हैं इसमें दोनों में अंतर है। ये 2 स्टेप सिलेक्शन है, इसमें आपको 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। पहले आप उसको ट्रांसफॉर्म्ड या रूपांतरित कोशिका को सेलेक्ट करेंगे एम्पिसिलिन पे ग्रो करके, और उसके बाद फिर आप रिकम्बिनेंट कोशिका को सेलेक्ट करेंगे टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करके। तो इस प्रकार से अब इसमें आप कैसे सिलेक्शन होता है वो आप देखिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए, ये हमारा प्लाज्मिड है जिसमें आपको जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और जो आपको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, आसमानी कलर का, तो वो है आपका जो मैं बताया था लेग-Z जीन, लेग-Z वाला जीन जहाँ पे पॉलीलिंकर भी है। अब यहाँ पे हमने फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड में ऐड किया, तो मेनली हमको कॉम्बिनेशन मिलते हैं कि जिसमें पॉलीलिंकर वाली साइड लेग-Z के अंदर ये जो फॉरेन डीएनए है रेड कलर का वो ऐड हो गया, या फिर ये कहीं और ऐड हो गया सेकंड नंबर पे, और तीसरा है वो ऐड हुआ ही नहीं। तो पहला है इंसर्ट विद इन लेग-Z जीन, मतलब लेग-Z जीन के अंदर इसको ऐड हुआ है। दूसरा है इंसर्ट आउटसाइड लेग-Z जीन,
कि लेग-Z जीन से बाहर की तरफ ऐड हुआ है और तीसरा है कि इंसर्ट ही नहीं हुआ है। अब इन तीनों को कैसे पहचानेंगे? जब भी प्लाज्मिड लेग-Z जीन के अंदर ऐड हो गया, क्योंकि बेसिकली बेटा अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो लेग-Z जीन का केवल इतना सा काम होता है कि वो ब्लू रंग की कॉलोनी बनाता है। मतलब लेग-Z जीन एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कि एक स्पेशल हम जो मीडियम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सकेल IPTG। आप देखो राइट साइड के कॉर्नर पर लिखा हुआ है कल्चर विथ एक्सगेल IPTG। तो लेग-Z का जो भी उत्पाद होता है वो ऐसा उत्पाद है जो कि एक्सगेल और IPTG के साथ में मिलने के बाद में ब्लू रंग की कॉलोनी बनाता है। तो अगर ये लेग-Z जीन डिस्टर्ब हुआ है फॉरेन DNA के आने से, रेड कलर के फॉरेन DNA के आने से, तो ये उतना उत्पाद नहीं बना पाएगा क्योंकि जीन अब बीच में डिस्टर्ब हो गया, इसमें कुछ रुकावट आ गई। अब उत्पाद नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे वाइट कलर की कॉलोनी बनेगी, ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से केवल वाइट कलर की कॉलोनी को सेलेक्ट करके हम पहचान सकते हैं कि हमारा फॉरेन जीन कौन सी वाले ई कोलाई में आ चुका है, और ब्लू कलर की कॉलोनीज को देख के हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फॉरेन जीन नहीं है, और या है तो भी उस स्थान पे नहीं है जहाँ हम उसको चाहते थे। तो इस प्रकार से इसकी स्क्रीनिंग मतलब इसको चुनना या उसका सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले आपको याद है हमने बताया था PBR में हमने कैसे चुना था, उसको हमने पहले एम्पिसिलिन पे डाला, फिर टेट्रासाइक्लिन पे डाला, फिर वहाँ पे कौन सी कॉलोनी मर रही है, कौन सी कॉलोनी जीवित है, उसके आधार पर उसका चयन किया, जो थोड़ा मुश्किल था। अगर हमको कलर ही मिल जाएगी, जो वाइट कलर और ब्लू कलर की कॉलोनीज़ मिल जाए आसानी से, तो हम उसको बहुत ईजीली पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर सलेक्शन बहुत आसान हो गया। कौन सा? लेग-Z अल्फ़ा जीन के कारण, जिसको हम लेग-Z जीन कहते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बेटा बताया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, ब्लू वाइट कॉलोनी सिलेक्शन, और प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड या रूपांतरित कोशिका क्या होती है, साथ ही रिकम्बिनेंट या पुनर्योजी कोशिका क्या होती है, और साथ ही डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स मतलब उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप कम से कम क्लोनिंग वाहक से परिचित हो पाए, और अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते याद तो कम से कम उन जो मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ उनके आप कम से कम डायग्राम याद कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो आज हम इतना कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्लोनिंग व्हीकल्स ही पढ़ेंगे, जिसमें कि हम जो बचे हुए आपके क्लोनिंग व्हीकल्स से हमने आज क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है प्लाज्मिड, PBR 322 तथा PUC 19। नेक्स्ट टर्न पे हम जो बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स है, ये सब भी संक्षिप्त में पढ़ेंगे। धन्यवाद।